Assalamualaikum, this is फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। इसमें मार्किंग हुई भी है क्योंकि मैं ये वीडियो बना चुकी थी बट मिस्टेकनली मुझसे डिलीट हो गई। सो ये वापस से बन रही है, इसलिए इसमें मार्किंग हुई भी है। आई होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। थोड़ा पेपर ट्रिकी था, आई नो। इंक्लाइन प्लेन लॉन्ग में आ गया, इसमें अलग से केस भी दिया हुआ था 90 डिग्री का एंड 90 एंगल का, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्लाइट हाइट और रेंज सबकी केसेस दे दिए हैं, अलग से डायग्राम मस्त दी हुई है। सो ये ट्रिकी था और ये होता भी है। फिज़िक्स का पेपर हर साल कुछ ना कुछ ट्रिकी करके दे देते हैं ये लोग, बट आई होप सो आप लोगों के अच्छे हुए होंगे। अब न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आए हुए हैं। हाँ, एक दो न्यूमेरिकल्स भी बहुत से ट्रिकी करके दिए हुए हैं, बट होप था। बट फिजिक्स का पेपर ये होता है कि ट्रिकी होता है, लेकिन आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और ये एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज देयर इज इंक्रीज एंड एड्स। तो क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब भी हम मीडियम फ्रॉम वेव वन मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो इसका ये मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लाइट की इंट्रैक्शन कम होती है और उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है। सो हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इंक्रीज जब होता है जब उसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। MCQ नंबर 2 है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट कवर्स डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। ये इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे वी आई है, फॉल फ्रीली में वी आई 0 हो जाता है, 1/2 जी टी स्क्वायर। आपके पास क्या दिया हुआ है, ग्रेविटी 10 दी हुई है, टाइम 2 है, 2 2 4 एंड 2 5 10, 5 4 20। सो अप्रॉक्स 20 आ रहा है। आपके ऑप्शन में 19.6 गिवन है और क्या होगा कि ये कवर करता है डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स। इसका ये मतलब है कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 19.6। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 20 बन जाता है। हाँ, अगर आप 10 की जगह 9.8 लेंगे तब 19.6 ही एग्जैक्ट आंसर आएगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर प्रेजेंटेड बाय। सो वो प्रेजेंट किया था इब्नुल हैतम ने। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 4, when a body moves vertically upward work done by the gravitational field will be। सो अगर हम देखें तो वर्क डन होता है एफ डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। जब बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस है नेगेटिव। हम लेते हैं ना कि ग्रेविटी टूवर्ड्स पॉजिटिव होती है और जो अपवर्ड किसी भी बॉल को किसी भी चीज़ को हम थ्रो करेंगे तो वो पे नेगेटिव लेते हैं हम, ग्रेविटी भी नेगेटिव हो जाती है। सो ये होगा कि जो वर्क डन होती है ना ग्रेविटेशनल फील्ड वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को मूव करते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो ग्रेविटी नेगेटिव में ली जाती है और फिर वर्क डन भी नेगेटिव में होता है। MCQ नंबर 5 है, व्हेन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज। तो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू एफ डी। जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब है कि वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा में आएगा 180 और कॉस 180 होता है -1 के बराबर। तो इसका ये मतलब है कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तब वर्क डन नेगेटिव होता है और मैक्सिमम जब होता है जब इन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होती है। पैरेलल का क्या मतलब है, जो एंगल होता है वो 0 होता है और कॉस 0 एंगल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 6, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैवेंडिश ने करी थी डिटरमाइन फर्स्ट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 7 है, अ डिटेक्ट ऑफ आई मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। सो आपको पता होगा कि मायोपिया एक डिफेक्ट है आई का और ये होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस वो होती है वो पर्सन जिनको करीब का देखने में मसला होता है बट दूर का वो सही देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस और ये ओल्ड एज में मोस्टली होती है। डिजीज़ में क्या होता है कि जो इमेज होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का वो बिहाइंड द रेटिना प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसको इन फ्रंट ऑफ रेटिना में प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस। इसमें थिकनेस होती है, लाइक हम ये कहते हैं कि इसके जो एजेस होते हैं वो थिक होते हैं और जो सेंटर होता है वो थिन होता है। तो ये कॉनकेव लेंस होता है जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर होता है यूज। तो मायोपिया करेक्ट होगा बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, जिससे ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना प्रोड्यूस होगा कि वो नॉर्मल देख सकें।
MCQ नंबर 8 है एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की एक्सप्रेशन होती है 6/n जिसको हम ETA कहते हैं, और ये होती है विस्कोसिटी, R रेडियस और V होता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये स्टोक्स लॉ होता है। MCQ नंबर 9 है बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू। सो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस होती है किसी भी वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना, वेवलेंथ सेम होना और सेम डायरेक्शन। और बीट्स प्रोड्यूस ही होती हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस। लाइक इंटरफेरेंस हम ये कहते हैं कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स होती हैं, वो इंटरफेरेंस होती है। सो ये आगे का एडवांस लेवल का हो जाता है, बट ये MCQ ये होगा कि बीट्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस। MCQ नंबर 10 है इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0 एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A इज नॉट इक्वल टू 0 दैन B इज। सो A जब B इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि B फॉर श्योर 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहे हैं, तो ये एक क्वांटिटी तो 0 होगी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है। नंबर 11 है द अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। सो ये होता है अपेरेंट वेट होता है ना, वो होता है डिपेंड करता है एक्सेलरेशन में। लाइक आपको पता होगा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती है, लाइक वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो नॉन एक्सेलरेटिंग होता है। करें नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज होता है एक्सेलरेटिंग, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है उसमें। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो पेरेंट वेट होती है बॉडी की वो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब एक्सेलरेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। MCQ नंबर 12 है इफ मास ऑफ द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स मास देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F = 2πL/m। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्शन है। सो यहाँ पे ये शॉर्टकट होता है F = रूट में 1/m है। आपको कहा हुआ है कि मास 1/4 हो जाए तो 1/4 की वैल्यू रखें, या डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, रूट 4 आपकी वैल्यू आ गई। अब 2 2 सा 4 होता है, रूट 4 का क्या होता है 2 होता है। सो यहाँ पे F = 2। सो इसका ये मतलब है कि मास को जब आप 1/4 करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। MCQ नंबर 13 है अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैविंग रेडियस r इन इट्स हाफ रिवोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्स s। सो एक बॉडी है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ये सर्कल इमेजिन करें कि ये एक सर्कल है, और यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस, अगर एक बॉडी है जो मूव कर रही है एक यहाँ पॉइंट से और वो यहीं आके रुकी है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस 0 हो गया है। अब क्या है कि उन्होंने कहा हुआ है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। डिस्टेंस होता है कोई भी आप पाथ ले लें, लेकिन उसमें क्या होगा, एक आप पहले डिस्प्लेसमेंट को लें। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो इसके जो बिटवीन होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्टेंस होता है ज़्यादा, पाथ पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यूँ, तो ये सारा जो है ना वो डायरेक्शन आपकी चेंज होगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको डायरेक्शन बता रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन है, और डायरेक्शन नहीं बताती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है और डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी ने किया है हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक रेडियस r होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना हाफ रिवोल्यूशन में वो 2r होता है। r और r रेडियस को आप कर देंगे, r रेडियस ये एक रेडियस और एक रेडियस, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो होगा 2r। हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्स 2r। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी है। MCQ नंबर 14 है इट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो उन्होंने कहा हुआ है कि कौन सी रेज है जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो शॉर्टकट होता है राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जावियाज गार्डन। तो ये होता है कि राहुल मदर मतलब कि RMIVUXG, ये है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, यहाँ पे V है विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज और गैमा रेज। तो आपको पता है कि जो भी रेडियो वेव से गैमा रेज तक जाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और ये हम कहते हैं कि गैमा रेज मोर एनर्जेटिक है। तो इसका मतलब है कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी गैमा रेज की। अगर गैमा नहीं होता, अगर एक्स रेज की, अगर यहाँ पे एक्सरे नहीं होता तो अल्ट्रा वायलेट आंसर होता, अल्ट्रा वायलेट नहीं होता तो फिर विजिबल आंसर होता, क्योंकि ऐसे राहुल से रेडियो वेव से गैमा रेज तक बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी एनर्जी। MCQ नंबर 15 है दिस प्रॉपर्टी डू नॉट एग्जिबिट बाय साउंड वेव्स। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी साउंड वेव्स नहीं करती हैं, आपको पता होगा मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो
मीडियम पे डिपेंड करती हैं। वेव्स होती हैं ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी जो होती है ना, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसको हम वेव्स कहते हैं। तो ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एक्स रेज, गामा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये सारी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो क्या होगा कि आगे जो मैकेनिकल वेव्स है वो आगे डिफरेंशिएट होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। लाइक आप ये कहेंगे कि पैरेलल और एंटी पैरेलल इनकी डायरेक्शन होती है। तो जब इनकी डायरेक्शन ही बिल्कुल सेम है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है, तो इनको क्या ज़रूरत है पोलराइज करने की। पोलराइजेशन इनकी इनकी नहीं होती है प्रॉपर्टी, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी होती है ट्रांसवर्स वेव्स की, जो इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, लाइक परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो हम ये कहते हैं कि साउंड वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है, और वाटर वेव्स, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ट्रांसवर्स वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा कि साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करती हैं, तो वो पोलराइजेशन है। MCQ नंबर 16 है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इन बोथ इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में जो कंजर्व होती है ना, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, यहाँ तक कि मोमेंटम भी कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कुछ हीट में और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। सो हम ये कहेंगे कि इलास्टिक और दोनों, इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। सो ये रिमेन कंजर्व इन बोथ। इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज डी। और इलास्टिक कोलिजन ये होता है कि जब भी आप दो बॉडीज को कोलाइड करवाएंगे ना, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि वो जो उसकी जो टोटल वेलोसिटी होगी, कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी, वो दोनों स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और जो v1 और v2 था ना वो कंजर्व हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आगे इक्वेशन हो जाती है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और फिर v आ जाता है कंबाइंड वेलोसिटी। तो ये होती है इन इलास्टिक कोलिजन, जबकि इलास्टिक कोलिजन में बहुत सारे केसेस होते हैं। MCQ नंबर 17 है, ये लास्ट MCQ है। द वर्क एनर्जी इक्वेशन इज, वर्क एनर्जी इक्वेशन होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ये वीडियो इसीलिए देर हो गई क्योंकि वीडियो डिलीट हो गई थी मिस्टेकनली, बट अल्हम्दुलिल्लाह वापस से बन गई है। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर ट्रिकी आया है, बिल्कुल आया है, डायग्राम्स दे दी हैं। सो फिर भी आप लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर अनदर पेपर टू। अल्लाह हाफिज़।